नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बिहार राज्य की जो आपकी तैयारी चल रही थी प्रारंभिक परीक्षा विशेष को लेकर आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। आज के इस सेशन में हमारे पास कुल 15 प्रश्न हैं, लेकिन उन 15 प्रश्नों पर आगे बढ़ने से पहले कल के अभ्यास प्रश्न की हम बात करेंगे और कल के अभ्यास प्रश्न के साथ साथ यह भी देखेंगे कि आप में से कितने छात्रों ने कल के प्रश्न का बेहतर तरीके से जवाब दिया है। हालांकि आप लोग जवाब देते नहीं हो, लेकिन कुछ बच्चों ने दिया है, तो निश्चित रूप से उनका हौसला अफजाई करना हमारा कार्य है। और आपको बता दें कि जिन्होंने जवाब दिया है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो सपना रानी नाम है, सपना रानी जी ने जवाब दिया है, जिन्होंने बताया है कि नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने मानव के रक्त में जो है माइक्रोप्लास्टिक की पहचान की है या पता लगाया है। दूसरा जवाब आया है आकाश कुमार जी का, तीसरा आया है भारती शर्मा जी का और इसके साथ साथ राम बाबू सिंह, इन्होंने भी जवाब दिया है 2-3 प्रश्नों का। अजीत कुमार ने जवाब दिया है, बहुत ही शानदार जवाब है। ठीक है, तो अजीत कुमार, राम बाबू सिंह, इसके साथ साथ भारती शर्मा के साथ साथ आकाश कुमार और सपना रानी, आप सभी ने बेहतर तरीके से प्रश्नों का जवाब दिया है। हमारे साथ साथ संस्थान की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से इन्वॉल्व रहें। निश्चित रूप से करंट अफेयर्स में आपको, आप कह सकते हो, जैसे मैंने बोला है, इसको नाम दिया है इस क्लास को कि करंट अफेयर्स में आत्मनिर्भर बनाने वाली कक्षा। तो निश्चित रूप से यदि आप इन्वॉल्व रहेंगे, आप जुड़े रहेंगे, तो ये कक्षा आपको आत्मनिर्भर अवश्य बनाएगी। ठीक है, चलिए अब एक एक करके चलिए, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा सर्द गर्म बारिश की वजह से कभी कभी भीगना हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। इसके लिए माफ़ करिएगा, डिस्टरबेंस होता है आपका। चलिए आज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से आपको देखना है। 12 से 13 जनवरी 2022 के मध्य 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। क्या बोला जा रहा है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, आपको बताना है। कब किया गया, 12 से 13 जनवरी 2022 के बीच। तो आपको बताना है 12 से 13 जनवरी 2022 के बीच 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। फास्ट जवाब देना है, सभी को जवाब देना है, सभी को इन्वॉल्व होना है। बार बार कह रहा हूँ, सभी को जवाब देना है, सभी को इन्वॉल्व होना है। और करंट अफेयर्स में जो अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं घर के लिए, उनका भी जवाब आपको देना है। यदि आप नहीं देना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, तो फिर इस कक्षा का आप कोई बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, इसका आउटपुट आपके लिए शून्य रहेगा। क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव बोला जा रहा है। सबसे पहली बात आपको समझने की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है, आपको याद करने की ज़रूरत है कि हम भारत में जो युवा महोत्सव मनाते हैं वो प्रत्येक वर्ष मनाते हैं और 12 जनवरी की तिथि इसके लिए निर्धारित की गई है। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रीय युवा दिवस को हम 12 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस को 12 जनवरी को ही इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार ये वर्ष 1995 में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया, तो पहली बार ये भोपाल में मनाया गया वर्ष 1995 में। ठीक है, अब बात हो रही है कि वर्ष 2022 में यह कहाँ मनाया गया, तो वर्ष 2022 में यह मनाया गया पुदुचेरी में। ठीक है, भारत का एक राज्य है पुडुचेरी, पांडुचेरी, जो भी आप कहते हैं, वहाँ पर मनाया गया। ये आपको पता होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था, और जब भी आपने चित्रात्मक प्रस्तुति
चित्रात्मक परिस्थिति की जो कक्षा है उसको यदि आपने देखा होगा तो उसमें पुदुचेरी के बारे में या पांडुचेरी के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा हुई। मैंने आपको बताया कि भारत का एकमात्र राज्य है जो दोनों तटों पर विस्तारित है, पूर्वी तट पर भी है और पश्चिमी तट पर भी है, ठीक है। और इसके संदर्भ में मैंने आपको बताया कि जैसे एनम नामक स्थान आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एनम के बाद दूसरा जो स्थान देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है तमिलनाडु में, और इसका नाम है पांडुचेरी या पुदुचेरी, ठीक है। और तीसरा स्थान देखने को मिलता है तमिलनाडु में ही, जिसका नाम है कराईकल, ठीक है। ये पांडुचेरी के ही जिले हैं। तो एनम हो गया, पांडुचेरी हो गया, कराईकल हो गया, ये पूर्वी तटों पर हैं। एनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और बाकी के जो दो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, आप कह सकते हो तमिलनाडु में, ठीक है। अब इसके साथ साथ इसका एक जिला और भी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और वो जिला कौन सा है? वो जिला है आपका माहे, ठीक है। और माहे कहाँ पर देखने को मिलता है? माहे देखने को मिलता है केरल में। तो जब आप पुडुचेरी की बात करते हो तो आपको यह भी याद रखना है कि एनम, पुडुचेरी और कराईकाल ये पूर्वी तट पर हैं, जिनमें एनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पुडुचेरी और कराईकाल जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, और माहे जो है ये केरल में देखने को मिलता है। ये विशेष फैक्ट है, इसको हमेशा याद रखना है और तब रिवीजन करना है जब जब पांडुचेरी की चर्चा होती है, तो इन 4 जिलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके साथ साथ आपको पता होगा, बात कर रहे हैं हम पूर्वी घाट की, बात कर रहे हैं हम पश्चिमी घाट की, तो आपको पता होगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, फैक्ट है याद रखिएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। मतलब नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं यहीं पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। जैसे ही बात नीलगिरी की आती है, आपको पता होना चाहिए नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है दोदा बेट्टा। और आपको बता दें नीलगिरी क्योंकि दक्षिण भारत की चोटी है, आपको पता होगा दक्षिण भारत में एक और पहाड़ी देखने को मिलती है जिसका नाम है अन्नामलाई, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। और दक्षिण भारत की जब आप बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? अनाईमुड़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 ध्यान से देखना है और उसके बाद जवाब देना है। चलिए बताएं। देखो ये पुराने करंट अफेयर्स हैं, जनवरी फरवरी मार्च के करंट अफेयर्स हैं। तो आपको प्रयास ये करना है कि यदि आज इस पीडीएफ में 15 प्रश्न है तो कम से कम 10 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। यदि 10 प्रश्न से कम सही होता है, बार बार कह रहा हूं, तो करंट अफेयर्स को आपको विशेष ध्यान पूर्वक देखने की आवश्यकता है, अन्यथा यही आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफिकेशन की रेस में बाधा बनेगा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? लोसांग त्योहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपको बता दें कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया करंट अफेयर्स में, यदि आप आज से, मतलब पिछली 2 कक्षाएं, आज ये तीसरी है, यदि अभी से भी आप हमारे साथ जुड़ जाते हो इस कक्षा से, तो 100% करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट करा कर रहूंगा। बताएं, लोसांग त्योहार के संदर्भ में बताएं। यह त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। यह त्योहार 5 से 7 दिनों तक चलता है। यह त्योहार भूटिया जनजाति द्वारा सोनम लोसांग के रूप में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलें बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। और पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कुछ फैक्ट, जैसे केरल के बारे में बताया था, तब तक आप इस प्रश्न की चर्चा कीजिए। तो आपको याद होगा मैंने सुबह की कक्षा में कुछ कॉफ़ी का जिक्र किया था। कॉफ़ी मुख्य रूप से भारत में यदि हम बात करें तो 2 प्रकार की देखने को मिलती हैं। एक होता है अरेबिका कॉफ़ी, एक होता है रोबस्टा कॉफ़ी। एक अरेबिका कॉफ़ी है, एक है रोबस्टा कॉफ़ी। रोबस्टा कॉफ़ी की बात करें तो मुख्य रूप से केरल में रोबस्टा कॉफ़ी, और जो भी अरेबिका कॉफ़ी हैं ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलती हैं, जैसे कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। इस प्रश्न पे आते हैं, चलिए जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, जवाब देना है, सभी को जवाब देना है। सबसे पहली बात, ये जो त्यौहार है ये तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है। मतलब ये जो त्यौहार है ये संबंधित है सिक्किम से।
सिक्किम के अतिरिक्त ये त्यौहार तिब्बत और नेपाल में भी मनाया जाता है। तो पहला कथन तो सत्य है कि यह सिक्किम में मनाया जाता है। यह त्यौहार 5 से 7 दिनों तक चलता है। तो आपको बता दें कि 18वें दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है। और इस संदर्भ में जब बात करते हैं तो ये जो त्यौहार होता है ये नए वर्ष के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, नए वर्ष के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और 2 जातियां हैं, 2 जनजातियां, एक है भूटिया, दूसरी जनजाति है लेपचा। तो भूटिया और लेपचा दोनों जनजातियां इसको मनाती हैं। भूटिया जनजाति इसको सोनम लोसांग के साथ मनाती है, और यदि हम बात करें लेपचा जनजाति की तो इसको नामसूंग के नाम से मनाती है। नामसूंग के नाम से भूटिया लेपचा जनजाति मनाती है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे, इस प्रश्न में यदि आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि पहला कथन तो आपका सत्य है और तीसरा कथन भी सत्य है, मतलब दूसरा कथन जो 5 से 7 दिन है ये भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी विकल्प इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा 2 चीजें और, जब बात आती है भूटिया जनजाति की तो एक खिलाड़ी का नाम आपको पता होगा, बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया का नाम आपने सुना होगा, हमारे फुटबॉलर रहे हैं, हमारी फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रहे हैं और पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये जिनके नाम पर किसी स्टेडियम का निर्माण किया गया है, और यह फुटबॉल स्टेडियम सिक्किम में ही बनाया गया है। यह भी आपको याद रखना है, बाईचुंग भूटिया का भी नाम सिक्किम के संदर्भ में आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जब बात करते हैं सिक्किम की कि क्या सिक्किम में कोई नेशनल पार्क है, जी हाँ, सिक्किम में आपको देखने को मिलता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। सिक्किम से संबंधित कुछ दर्रे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनमें नाथुला दर्रा आपका प्रमुख है। इसके बाद नाथुला के साथ साथ आपको पता होना चाहिए जेलेपला, ये भी दर्रा आपसे पूछा जाता है, तो ये भी जानकारी आपको रखनी है। ठीक है, इतनी जानकारी यदि आपको है तो सिक्किम से संदर्भित प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको बताएं, अप्रैल 2022 में हुनर हाट का कौन सा संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया? जब बात आती है हुनर हाट का जो उद्देश्य है मुख्य रूप से होता है कि जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, जिनको बेहतर बाजार नहीं मिल पाता है, सरकार के माध्यम से, इस मंत्रालय के माध्यम से उनको एक बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। और ये जो मंत्रालय है जो हुनर हाट का आयोजन कराता है, इसके बारे में याद रखिएगा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो है, अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है वो इसका आयोजन कराता है। और 40वां इसका जो संस्करण था ये मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, 40वां संस्करण मुंबई। तो सिर्फ इतना याद रखिए, यदि कभी पूछ लिया जाए कि हुनर हाट का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है, तो एक फैक्ट याद रखिएगा कि हुनर हाट का आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय करता है। ठीक है, जिसके मंत्रालय का प्रभार वर्तमान समय में स्मृति ईरानी के पास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4, इसको बताएं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? अप्रैल 2022 में जल मार्ग क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किस राज्य में जल मार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? जल मार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, जल मार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम या उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहली बात आप कुछ समझते होंगे, जानते होंगे कि भारत में यदि हम बात करें तो 2016 के बाद से भारत में 111 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। ठीक है, अब 111 राष्ट्रीय जल मार्ग आपको नहीं याद रखने हैं, ठीक है, लेकिन कुछ आपको याद रखने हैं, जैसे NW1 नेशनल वाटर बेज फर्स्ट, नेशनल वाटर बेज सेकंड और नेशनल वाटर बेज थर्ड। ये 3 आपको अनिवार्य रूप से याद रखने हैं। जब बात करते हैं NW1 की, नेशनल वाटर बेज 1, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 की जब बात करते हैं तो ये हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ती है या हल्दिया को प्रयागराज से जोड़ती है। ठीक है, कहाँ से जोड़ती है? हल्दिया से प्रयागराज। अब ये जो प्रश्न है कि NW1 किसको जोड़ता है, हल्दिया से प्रयागराज, ये सभी कैंडिडेट रट चुके हैं। तो अब इसमें नया क्या पूछा जा सकता है?
इसमें नया पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जो NW1 के अंतर्गत आते हैं। तो पहली बात तो हल्दिया की बात हो रही है, हल्दिया मतलब पश्चिम बंगाल। दूसरा प्रयागराज की बात हो रही है, मतलब उत्तर प्रदेश। मतलब दो राज्य तो कंफर्म हो गए, प्रयागराज और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बाकी के और कौन से हैं? जब आप यात्रा करते हो पश्चिम बंगाल से यूपी की तरफ गंगा नदी से होकर, तो सबसे पहले आपको उधर से मिलता है झारखंड और इसके बाद मिलता है बिहार। तो जब आपसे पूछ लिया जाए कि NW1 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये आपको याद रखना है। दूसरा बात आता है NW2। NW2 मतलब नेशनल वाटर बेस सेकंड, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2। तो यहाँ पे जब आप बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो आपको बताना है कि ये कनेक्ट करता है धुबरी को सादिया से। किसको कनेक्ट करता है? धुबरी को सादिया से कनेक्ट करता है, ठीक है। और धुबरी और सादिया दोनों स्थान कहाँ पे हैं? ये दोनों स्थान आपको असम में देखने को मिलते हैं। तीसरा NW3 नेशनल वाटर बेस थर्ड, विशेष रूप से ये नहर प्रणाली है और ये कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ती है, और यह भी आपको देखने को मिलती है केरल में, कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ती है। तो ये तीन आपको पता होना चाहिए, संबंधित राज्य आपको याद रखने हैं। अब बात आती है इस प्रश्न की कि कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया, राष्ट्रीय जल मार्ग 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको बता दें इस सम्मेलन का आयोजन किया गया असम में। असम के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था सर्बानंद सोनोवाल, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। और ये जो सर्बानंद सोनोवाल हैं वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। किस विभाग के मंत्री हैं? केंद्रीय जहाजरानी एवं बंदरगाह मंत्रालय। तो केंद्रीय जहाजरानी और बंदरगाह मंत्रालय के जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्हीं के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन असम में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 अप्रैल 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में युवाओं को उद्योग से जोड़ने के लिए अवसर पोर्टल को लॉन्च किया गया? अवसर पोर्टल को कहां पर लॉन्च किया गया? चलें बताएं। आपको बता दें अवसर पोर्टल की जब बात करते हैं, ये लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2022 तक 10,000 जम्मू कश्मीर के युवाओं को जॉब देना, नौकरी प्रदान करना, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कुछ और पोर्टल जो आपको याद रहने हैं, जैसे विद्यांजलि पोर्टल। विद्यांजलि पोर्टल किस मंत्रालय का है? विद्यांजलि पोर्टल की जब बात करते हैं, ये शिक्षा मंत्रालय का पोर्टल है। विशेष रूप से जो स्वयं सेवकों को अपने पसंद के सरकारी स्कूलों से जोड़ने में मदद करता है, जिससे वो वहां पर अपनी सेवाएं दे सकें। इसके साथ एक पोर्टल और याद रखिएगा, इसका नाम है युक्तिधारा पोर्टल। और बहुत जल्द वर्ष भर के जो भी पोर्टल चर्चा में हैं, उन सब की चर्चा मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगा। युक्तिधारा पोर्टल। युक्तिधारा पोर्टल क्या है? युक्तिधारा पोर्टल इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसमें विशेष रूप से रिमोट सेंसिंग के जरिए डाटा जुटाना, जिससे ग्रामीण परियोजनाओं में मदद मिल सके, जिसके अनुरूप ग्रामीण परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके, जिसके माध्यम से ग्रामीण परियोजनाओं को आप कह सकते हो कि बेहतर आधार प्रदान किया जा सके। तो इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। इसको बताएं। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 को भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? फास्ट जवाब दीजिएगा। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 को भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बताएं। भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? आपको बता दें इसका पहला आयोजन यूएसए में हुआ था। यूएसए में एक स्थान है सेंट लुइस, ठीक है। तो पहला इसका आयोजन सेंट लुइस में हुआ था।
प्रत्येक 4 वर्ष पर इसका आयोजन होता है। भारत में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है और आपको बता दें इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके साथ साथ महाराष्ट्र से संदर्भित कल कई सारे फैक्ट आपको बताए थे, जैसे जीन बैंक कार्यक्रम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य, टैप इन टैप आउट सुविधा देने वाला, डिजिटल सुविधा बसों में देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। कल इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा हुई थी। इसके साथ साथ कल मैंने आपको बताया था कि दृष्टि बाधितों के लिए पहला जो रेडियो है जिसका नाम है रेडियो अक्ष, इसको भी महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। इसके बारे में भी कल आपको बताया था, तो आपको याद होना चाहिए और आज ये फैक्ट जाकर उसी पेज पर आपको नोट करना है। चलिए इसको बताएं। 7 अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में पहले सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? बताएं कहां पर किया गया। आपको बता दें सेमीकंडक्टर डिजाइन एवं विनिर्माण में भारत को नवाचार हब के रूप में स्थापित करने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। और ये जो सम्मेलन था इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। किसके द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन किया गया, बेंगलुरु में किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपके लिए पहला होमवर्क क्या है? बात हो रही है बेंगलुरु की। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, और कर्नाटक में जैसे मैंने आपको बोला कई सारी कॉफ़ी की प्रजातियां मैंने आपको बताई, वैरायटी कई सारी बताई, जिसमें कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, नोट कर लीजिएगा इसको, कुर्ग अरेबिका के बाद चिकमंगलूर। जितनी कॉफ़ी हैं भारत में जिनको जीआई टैग मिला है इनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। चिकमंगलूर अराबिका, कहीं अराबिका लिखा होता है कहीं अरेबिका, तो उससे नहीं परेशान होना है। फिर इसके बाद है अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। ठीक है, अराकू वैली के बाद बाबा बूदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी। और इसके साथ साथ एक और आपको याद रखना है वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। ठीक है, ये सभी की कॉफ़ी की जो प्रजातियां हैं, या प्रजातियां नहीं कह सकते, कॉफ़ी के जो प्रकार हैं ये, इनको जीआई टैग मिला है। जिसमें कुर्ग अरेबिका की बात करें कर्नाटक से संबंधित, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी की बात करें केरल से संबंधित, चिकमंगलूर अरेबिका की बात करें कर्नाटक से संदर्भित, अराकू वैली अरेबिका की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों में पाई जाती है। बाबा बूदनगिरी की बात करें तो ये चिकमंगलूर से संबंधित है, मतलब कर्नाटक से। आपको यह भी याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक से लगभग 54% होता है। दूसरे स्थान पर केरल आता है कॉफ़ी के उत्पादन में, और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है। इसको भी आपको याद रखना है। आपके लिए होमवर्क है कि आपको बेंगलुरु शहर बताया गया। अब आपको बेंगलुरु में आपको पता है कि इसरो का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसरो के जितने मिशन आपको याद हों, जो आगामी मिशन इसरो के होने वाले हैं उनके बारे में आपको बताना है। इसरो के बारे में पूरी जानकारी देनी है, स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रमुख कौन है, ये पूरी जानकारी आपको देनी है। ये आज का आपका होमवर्क है। चले इसको बताएं। 18 मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की? बताएं किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की बात की गई? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। जैसे बात होती है कपास की तो आपको भी पता है कपास के संदर्भ में लगातार चर्चा हो रही है। जो हमारे जीएस की कक्षा होती है उसमें भी चर्चा हो रही है। कपास भारत में यदि हम बात करें तो दक्कन का पठार, दक्कन का जो प्लेटो है उस क्षेत्र में पाया जाता है।
काली मृदा जो है इसके लिए ज़रूरी होती है, विशेष रूप से काली मृदा में ये फसल जो है अच्छी तरीके से पनपती है। भारत में कपास की यदि हम बात करें, दो प्रमुख प्रकार की प्रजातियां जो हैं उगाई जाती हैं, एक है अमेरिकन कपास और दूसरी है देसी कपास। देसी कपास में यदि हम बात करें तो दो नाम आता है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका नाम है गॉसिपियम, ये नाम याद रखिएगा। ये कपास की प्रजाति का, देसी कपास की जो प्रजाति है उसका नाम है अर्बोरियम, ठीक है, अर्बोरियम, गॉसिपियम अर्बोरियम। और दूसरा इसी में नोट करना है आपको, हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम। ये क्या है? गॉसिपियम अर्बोरियम और हर्बेरियम, ये क्या है? ये कपास की देसी प्रजातियां हैं, ठीक है, कपास की देसी प्रजातियां हैं। और दूसरी जो प्रजाति भारत में उगाई जाती है वो है अमेरिकन कपास, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि गॉसिपियम अर्बोरियम और हर्बेरियम जो है ये कपास की देसी प्रजातियां हैं और अमेरिकन कपास भी भारत में उगाई जाती है, ठीक है। कपास के लिए मुख्य रूप से काली मृदा आवश्यक होती है और कपास का जो क्षेत्र है वो दक्कन का पठार जो भारत में है, इसी क्षेत्र में जिसमें लावा के निक्षेप से ये बना हुआ है, यहीं पर पाया जाता है। अब बोला जा रहा है कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई। इनका नाम है सुरेश भाई कोटक। सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई। इसको बताएं, 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक किस प्रसिद्ध समाज सुधारक की 250वीं जयंती मनाई जाएगी? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। 4 विकल्प हैं आपके सामने, ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा बाई फूले। फास्ट जवाब देना है, चलें बताएं किसकी 250वीं जयंती मनाई जाएगी। और आपके लिए होमवर्क नंबर 2, सबसे पहली बात, ये मनाई जाएगी राजा राम मोहन राय की, बी विकल्प सही उत्तर है। तो राजा राम मोहन राय कुछ अखबारों का संपादन करते थे, कुछ पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे या संपादन करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 काम आपको करना है, राजा राम मोहन राय के प्रमुख अखबार और पत्र पत्रिकाओं के बारे में आपको बताना है। इसके साथ साथ और क्या बताना है, इनके द्वारा कई सारी संस्थाओं की स्थापना की गई। तो उन संस्थाओं के स्थापना के क्रम को आरोही क्रम में आप लिखेंगे। सबसे पहले कौन सी स्थापना की गई, उसके बाद कौन सा किया, ठीक है। तो आत्मीय सभा और इस प्रकार की जो भी संस्थाएं थी उनके बारे में आप बताओगे। तो 2 काम है, पहला पत्र पत्रिकाएं और अखबारों के नाम आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, और दूसरा इनके द्वारा स्थापित की गई संस्थाओं को क्रमवार आप लिखोगे, बताओगे, ठीक है। सबको करना है, ईमानदारी से करना है। यदि आप करोगे तो मदद मिलेगी, नहीं करोगे तो भीड़ का हिस्सा रह जाओगे, यही सच्चाई है, ठीक है। थोड़ी कड़वी है लेकिन यही सच्चाई है। इसको बताओ, 14 से 15 मई 2022 को पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बताएं। भारत को यहाँ पे क्या कर रही है सरकार कि भारत को जो क्रूज यात्री होते हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों में ये है, तो क्रूज यात्री जो होते हैं वो भारत आए, मतलब क्रूज सेवा के माध्यम से भी भारत में जो पर्यटन है उसका विकास हो। भारत को क्रूज सेवा के वांछित गंतव्य के रूप में स्थापित करना इसका लक्ष्य है कि क्रूज पर्यटन जो है वो भी भारत में विकसित हो, जो क्रूज सेवाएं हैं वो भी भारत में आएँ। तो इसके लिए इसका आयोजन किया गया और इसका आयोजन मुंबई में किया गया। डी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। इसको बताएं, मई 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या ICAR ने किस राज्य को वायरस मुक्त आलू के बीज के उत्पादन के लिए एक एरोपोनिक पद्धति का लाइसेंस प्रदान किया है? ये एरोपोनिक पद्धति क्या होती है? एरोपोनिक पद्धति सबसे पहले आपको बता दें कि इसका जो आप कह सकते हो इस पद्धति को जो विकसित किया है वो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो सबसे पहली बात कि इस पद्धति को विकसित करने वाला जो संस्थान है एरोपोनिक पद्धति को, वो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस फसल के लिए एरोपोनिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है,
तो आपका जवाब होगा आलू। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें पोषक तत्वों को धुंध के रूप में जड़ों में छिड़का जाता है। मतलब जो आवश्यक उस फसल के लिए पोषक तत्व होते हैं उनको धुंध के रूप में इसके जड़ों में जो है छिड़काव किया जाता है और इसके रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर देखने को मिले हैं। विशेष रूप से आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। कहाँ पे? ए विकल्प मध्य प्रदेश सही उत्तर है, नोट कर लीजिएगा मध्य प्रदेश। चलें इसको बताएं, किसने मगहर में संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? बताएं। मगहर वाराणसी में है और यहाँ पे मेंशन भी है कि ये वाराणसी में है। तो बताना है आपको कि किसके द्वारा इस अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, रामनाथ कोविंद। ये प्रश्न आप कह सकते हो आपकी जो करंट अफेयर्स कितना पढ़ते हो आप, समाचार पत्र कितना पढ़ते हो, उससे आपको रूबरू करा देगा कि सच्चाई आपकी क्या है। बताएं। सभी को जवाब देना है, फास्ट जवाब दीजिए। बताएं किसके द्वारा किया गया। देखो इसका सही उत्तर है रामनाथ कोविंद। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये वाराणसी की यात्रा पर गए थे और वाराणसी की जब ये यात्रा पे गए थे तो इन्होंने यहाँ पे स्वदेश दर्शन योजना का भी उद्घाटन किया था। तो जब इन्होंने स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया था उसी दौरान ये मगहर भी गए थे और वहाँ पर इन्होंने संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया था। तो इसका सही विकल्प है रामनाथ कोविंद। ठीक है, वाराणसी के बारे में आपको पता ही है सारी जानकारी। अलकनंदा क्रूज सेवा, साथ ही साथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, तो बताने की जरूरत नहीं है। हाल ही में लॉन्च गति शक्ति संचार पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? बताएं किस मंत्रालय की पहल है? फास्ट जवाब दीजिएगा, किस मंत्रालय की पहल है? देखो ये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। अश्विनी वैष्णव जो है इसके मंत्री हैं। ठीक है, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, हाल ही में किस संस्था ने राष्ट्रीय डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? बताएं किसके द्वारा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? सीडैक, नीति आयोग, दूरसंचार विभाग, उपयुक्त में से कोई नहीं। फास्ट जवाब दीजिए। चलें, इसका सही उत्तर है नीति आयोग। ठीक है, जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। आज का लास्ट प्रश्न, 15 मई 2022 में 20वीं पशुधन गणना के आधार पर नस्ल के अनुसार पशुधन और पोल्ट्री रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार रिपोर्ट में कितने मान्यता प्राप्त स्वदेशी मवेशी हैं? बोला जा रहा है कि कितने इस रिपोर्ट में, इसमें जो डेटा संग्रह किया गया है उसके आधार पर देश में कितने स्वदेशी नस्ल के मवेशी हैं जिनको चिन्हित किया गया है? बताएं। 30, 20, 15 है 41। स्वदेशी प्रकार के मवेशी कितने हैं? चाहे वो गाय, भैंस, आप बात कर लीजिए बकरी, सूअर और इस प्रकार के जो भी हैं, इन सभी की बात हो रही है। तो कितने मवेशी हैं ये आपको बताना है। याद रखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि भारत में जो स्वदेशी मवेशी हैं उनकी कुल संख्या है 41। ठीक है, तो 41 आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। इसके बारे में डिटेल से भी मैं बताऊंगा। तो डी विकल्प है 41, ये आपका सही उत्तर है। अब आज के लिए अभ्यास प्रश्न। आज का अभ्यास प्रश्न क्या कह रहा है? मई 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? क्या बोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? ये आपका अभ्यास प्रश्न है, याद करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसका जवाब आपको देना है। स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में डिटेल जानकारी, जितनी जानकारी आप दे सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आप बताओगे कि अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। दूसरी जानकारी आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जितने फैक्ट आपको याद हों, नकल नहीं करना, रट्टा नहीं मानना है। ठीक है, जितने फैक्ट आपको याद हों, चाहे वो नेशनल पार्क के बारे में,
चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, चाहे वो आर्द्र भूमियों के बारे में, ठीक है, वेटलैंड के बारे में, चाहे वो अन्य योजनाओं के बारे में उत्तर प्रदेश की, या आयोजनों के बारे में आपको पता है वो आपको बताना है, ठीक है। जितनी जानकारी आप बता सकते हो उत्तर प्रदेश के बारे में उतनी आपको बताना है। याद रखिएगा, जो जानकारी बताइएगा वो आपको याद हो, पेज नहीं पलटना है, ठीक है, नकल नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और कल बिहार राज्य विशेष की, अब बिहार के लिए मैं तैयार कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिहार के जो करंट अफेयर्स हैं पिछले 1 वर्षों की, उनकी एक वीडियो लाई जाए, सिर्फ एक वीडियो में उनका जिक्र कर दिया जाए। तो उसी पर काम कर रहा हूं और आपको मान के चलना है कि अगले 2 से 3 दिनों में, अगले 2 से 3 दिनों में ये कम से कम 2 से 3 घंटे की वीडियो होगी जिसमें बिहार के पूरे 1 वर्ष के करंट अफेयर्स का मैं जिक्र करूंगा। तो वो उस क्लास में भी आपको जुड़े रहना है और देखना है, और पूरा वहां से कवर कर लेंगे तो बिहार का करंट अफेयर्स पूरे 1 वर्ष का कवर हो जाएगा। पुराना जो था, पिछला जो था, वो एक वीडियो बीच में मैंने दिया है और आप सब ने काफ़ी प्यार दिया उस वीडियो को, बहुत सारे लोगों ने देखा, हज़ारों की संख्या में उस पर लाइक हैं, तो वो वीडियो बहुत अच्छी जा रही है, उस पर आप सब ने बहुत प्यार दिया है। तो इसी प्रकार से एक दूसरी वीडियो में लाऊंगा और उसमें विशेष रूप से क्या है जो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि किस फॉर्मेट पर मैं उसको तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहले मान लो कि सबसे पहले कोई योजना है, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको जो पेज मिलेगा, पहला पेज जैसे ओपन हुआ तो यहाँ पे किसी योजना का जिक्र होगा, सिर्फ नाम लिखा होगा योजना के बारे में, और उस योजना के बारे में जो भी फैक्ट होगा वो मैं आपको इसी क्लास में बताते जाऊंगा। मतलब योजना के बारे में सिर्फ पेज पे लिखा रहेगा क्या योजना है या आयोजन है, और उससे संबंधित जो भी फैक्ट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो साथ साथ आपका नोट्स भी तैयार होता रहेगा, क्योंकि नोट्स, स्वयं का नोट्स जरूरी होता है परीक्षा के अंतिम दिनों में अपनी तैयारी को विधिवत करने के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। होमवर्क जरूर करिए आप सभी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जवाब दीजिए, और कहीं भी कोई की भी कमी है तो आप बताएं। और एक बार फिर से बता रहा हूं, आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि करंट अफेयर्स में यदि पिछला आपने नहीं देखा है, भूल जाइए, कोई बात नहीं, ठीक है। जो भी पिछले 3 दिन से हो रहा है, यदि आप यहाँ से जुड़े हो ना, तो भी आप निराश नहीं रहोगे। करंट अफेयर्स में चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, 100% होंगी, लेकिन जितना कह रहा हूँ, करा रहा हूं, उतना ईमानदारी के साथ करो। नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको बताया है कि करंट अफेयर्स के नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कैसे बनाना है। बाकी यदि आप कहीं से पढ़ रहे हैं या कोई और अध्यापक आपको बता रहा है, वो कैसे बता रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे करते हो। लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उसको मेरे आधार पर यदि करोगे तो निश्चित रूप से लाभ की स्थिति में रहोगे, अन्यथा फिर वही रहेगा कि फ्लैक्चुएट करोगे आप कहाँ पे, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफिकेशन की रेस में जो है। तो ऐसे ना हो, क्योंकि ज़्यादातर छात्र जो प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनका मेन जो कमजोरी है वो करंट अफेयर्स में है। बिहार की बात जब हम करते हैं, ठीक है, आप जीएस बहुत रट लेते हो, 2-2, 3-3 पुस्तकें रट जाते हो, लेकिन करंट अफेयर्स ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि आप सब वार्षिकांक पुस्तकों के भरोसे रह जाते हो, और कोई भी एक पुस्तक ऐसी नहीं है जो सफिशिएंट है। ठीक, तो इसलिए वार्षिकांक के भरोसे नहीं रहना है, खुद का वार्षिकांक तैयार करना है, खुद के नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, और जितना मैं करा रहा हूँ, यदि आप रेगुलर कर रहे हो, कोई भी पुस्तक उठा के देख लेना वार्षिकांक का, ठीक है, अभी नहीं, अभी कर लो, परीक्षा के समय 1 सप्ताह पहले कोई भी वार्षिकांक की पुस्तक उठा के देख लेना। इसके साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि ग्रुप में मैं कुछ PDF भी शेयर करता हूँ, वो भी करना जरूरी है। ठीक है, और इन सब के बाद कोई भी वार्षिकांक पुस्तक उठाकर आप देख लीजिएगा, आपका एक भी प्रश्न मिस होता है ना, फिर आप मेरे से शिकायत करिएगा। कोई भी वार्षिकांक A to Z 100% प्रश्न आपकी कक्षा से होंगे, 100% प्रश्न जो हैं आपकी इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, आपके अपने नोट्स से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।